नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आज हम बात कर रहे हैं सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा जी से। इनसे हम जानेंगे कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर के लिए जो मेडिसिन स्पेशली तैयार करी गई थी गैंग्रेनोल 4, उसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि वो कैसे आई और वो कैसे वर्क करती है। कैंसर पेन जो है सबसे सीवियर पेन होता है और वो अनबियरेबल होता है। लोग मतलब कैंसर का पेन झेल नहीं पाते। जिन्होंने कैंसर पेशेंट्स को देखा वो उनके दर्द को देख के तड़प उठते हैं। तो आपने जो सिन्हा अनुसंधान केंद्र ने एक मेडिसिन बनाई थी गैंग्रेनोल 4, जो कि ये रखी हुई है गैंग्रेनोल 4, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे ये मेडिसिन क्या है और ये कैसे आई। आपने बहुत ही एक बड़ा सवाल किया है अपने आप में कि गैंग्रेनोल 4 रियलिटी ये है कि पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक कौतूहल का विषय बना हुआ है और रियलिटी भी यही है कि गैंग्रेनोल 4 ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एक पहचान दी है पूरे देश ही नहीं विदेशों तक। इवन आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर सेन पाठक जैसी शख्सियत जो वर्ल्ड के सबसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल के रिसर्च प्रोफेसर, एमेरिटस रिसर्च प्रोफेसर, 80 साल उनकी उम्र हो रही है, जब उन्होंने गैंग्रेनोल 4 का एक्शन देखा था और रिजल्ट इसका, तो उन्होंने यही कहा था कि डॉक्टर केपी सिन्हा जी को उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि आपने ये क्या कर दिया है शायद आपको भी नहीं पता होगा और आपके साइंस की ये पहचान बन चुकी है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में गैंग्रेनोल 4, अभी गैंग्रेनोल 4 कहीं भी नाम लें तो अभी तो अपने पास मरीज आते हैं वो कह देते हैं कि सर हमें गैंग्रेनोल 4 चाहिए। हमारा पेशेंट है जो कि अनबेरेबल पेन से सफर कर रहा है, मॉर्फिन भी काम नहीं कर रही है, पैथेडिन भी काम नहीं कर रही है, सारे नार्कोटिक्स ड्रग्स फेलियर हो रहे हैं और हमें पता चल चुका है कि इस मेडिसिन के अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पहचान दी है गैंग्रेनोल 4 ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की। और सिर्फ रही बात इसकी ओरिजिन की, तो ओरिजिन तो शुरुआत में बहुत पहले इसके कहा जाए कि 74 में ही इसकी नींव पड़ चुकी थी। 1974 में गैंग्रेनोल 4 की नींव पड़ी और लाइट में आई है 1999 में। उससे पहले भी काम हुए हैं लेकिन 1999 में इसका नाम रखा गया था, इसका नाम गैंग्रेनोल 4 रखा गया शुरू में ही। और जब नाम रखी गई, क्योंकि अब कहेंगे कि 74 में जब आ चुकी थी तो 99 और 74 के बीच में एक फासला है, तो इतनी बड़ी रिसर्च को सामने आने के लिए ये समय जो लगा है बहुत ही कम समय कहा जाएगा। एक छोटे से बच्चे को जब जन्म लेना होता है ना तो वो भी 9 महीने का समय लेता है, 9 मंथ के बाद ही वो एग्जिस्टेंस उसकी आती है, लगता है कि नहीं ये बच्चा आ गया है। तो गैंग्रेनोल 4 का भी जो नींव पड़ा था ना, इसमें जो बीज डाले गए थे वो 74 में ही पड़े थे। और 99 में जब ये आया, सबसे पहला केस मुझे उसका इंसिडेंट याद है क्योंकि मैं उस पेशेंट पर अपने हाथों से मेडिसिन अप्लाई किया था फर्स्ट टाइम। गैंग्रेनोल 4 का मैं पहला एप्लीकेशन मैं बताना चाहूंगा कि उस समय उस पेशेंट का नाम भी मुझे आज तक याद है, उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री मुझे याद है कि उसे क्या प्रॉब्लम थी, कैसे थी, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी इंसिडेंट होती है जिसको कि हम भूल नहीं पाते हैं कभी भी। सुमन प्रसाद पेशेंट का नाम, उसके पूरे डेटा हैं, उसकी भी क्लिनिकल डेटा अपने मंत्रालय में दी जा चुकी है और आईडीसी को भी भेजी गई है। सुमन प्रसाद उस पेशेंट का नाम। प्रॉब्लम उसका यह था कि उसको ग्लैंड्स जो होते हैं कैंसरस आ चुके थे, एक बार सर्जरी हो चुकी थी उसकी, और उसके बाद जब रिकरेंस हुआ था तो 3 जगह ग्लैंड्स आए उसके ट्यूमर, गले में, ओसोफेगस के पास एंड यूट्रस के पास। अब स्थिति उसकी ये हो गई थी कि गले से थूक तक निकलना, जो कहते हैं ना पानी पीना और थूक निकलना, वो भी मुश्किल हो गया था। चिल्लाती थी, खाना खाना तो दूर की बात है, दर्द से। वेट उसका 5 फीट 3 इंच उसकी हाइट थी लेडी की, और वेट उसका जो हो गया था 42 केजी हो चुका था। अब सोचिए कि किस तरह से उसका हेल्थ डिटोरिएट किया था इस स्टेज में। जब गए जहां पे वो पहले सर्जरी कराई गई थी, जब उस डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का नाम भी
पीएमसीएच के एचओडी वो रह चुके हैं, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह या प्रसाद सिंह ऐसे नाम है। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है क्योंकि शरीर में तुम्हारी खून की बहुत कमी हो चुकी है, हेमोग्लोबिन कम है और इस स्थिति में ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। जब तक तुमको तुम्हारे अंदर कुछ आएगा नहीं, ब्लड नहीं बनेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ऑपरेशन हम नहीं करेंगे। और स्थिति उसकी ये थी कि वो पानी तक नहीं पी सकती थी। तो सोचिए कि उसके अंदर एनर्जी कहां से आएगी और ब्लड बनने की तो बात अलग है। वो केस अपने पास आया था, उसे किसी के रेफरेंस के थ्रू हमारे मुख्यमंत्री जी अभी जो नीतीश कुमार जी हैं, उनके फास्ट फ्रेंड एक हुआ करते थे उस समय, उन्होंने उस केस को भेजा था कि अगर इस पर अगर कुछ देखना चाहते हैं तो आप चले जाएं। एक सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र है, वहां पर ऐसे लेवल पे काम होती है। जब वो पेशेंट आया था तो उसको टांग के बिल्कुल ऐसे लाया गया दोनों हाथों से, एकदम दुबली पतली लड़की और शादीशुदा थी, ईसुले सभी थी, बच्चे नहीं थे उसके। और जब उसको लाया गया, गले में इतनी ज्यादा पेन थी उसको कि मतलब अगर ऐसे भी हल्का सा की तो वो चिल्लाती थी, स्थिति उसकी ये। जब बैठी और एक्चुअली डॉक्टर सिन्हा जो हमारे फादर हैं, डॉक्टर केपी सिन्हा, उनका ट्रीटमेंट का एक अपना स्टाइल रहा है, शुरू से रहा है कि पेशेंट जब भी आता है तो उससे बातें करेंगे और बातें करने के बाद उसको इतने अपने मतलब अपनी तरफ वो ये कर लेते हैं, बातें करते 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 कि वो अपनी हर चीज बतानी शुरू कर देता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि पेशेंट जब तक अपनी ओपिनियन नहीं देगा पूरी तरीके से, तो केवल हम इन्वेस्टिगेशन के पेपर से हम डिजीज को 100% डायग्नोज नहीं कर सकते हैं कभी भी। पेशेंट की अपनी फीलिंग बहुत जरूरी होती है कि पेशेंट क्या फील कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीलिंग है जिसको कि हम डायग्नोस्टिक लेवल पर नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी डायग्नोस्टिक टूल्स ऐसा नहीं बना है जो कि हमारी फीलिंग को बता सके कि नहीं मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। और वहां पर उससे पेशेंट को देखा गया, वो सारी चीजें अपनी बतानी शुरू की जस्ट चेयर पे बैठ के बगल में, और प्रेस्क्रिप्शन उसके लिखे जा रहे थे। फिर हमें बुलाया गया और बोले कि एक काम करो कि वो जो नई वाली मेडिसिन बनी है, क्योंकि उस समय तक इसका नाम नहीं रखा गया था, वो नई वाली जो मेडिसिन है उसको अप्लाई कर दो एक्सटर्नली। हमने बस कॉटन में लिया और एक्सटर्नल अप्लाई किया मेडिसिन का, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रोमेपैथिक में इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉर्म होता है जिसे कि हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, उस फॉर्म को हमेशा हम एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। मैटी साहब भी एक्सटर्नली अप्लाई करते थे क्योंकि उसे पैलिएटिव केयर के लिए उन्होंने बनाया था। उस मेडिसिन को गैंग्रेनोल फोर्ट को अप्लाई किया गया उसके गले पे, और विद इन 15 to 20 मिनट्स वो एक बैग उठ के खड़ी हो गई, टेबल पकड़ी और खड़ी हुई तो हल्का सा तलमलाहट हुआ, फिर बैठ गई। पूछे डॉक्टर साहब कि ये क्या हो रहा है? सुमन नाम था उसका, पेशेंट का। सुमन कुछ प्रॉब्लम है? तो नहीं सर, अब लग रहा है ना कि मैं थूक आराम से निकल रही हूँ और मेरा पेन जो है करीब करीब 60-70% रिमूव हो चुका है। पढ़ी लिखी लड़की थी, कहे कि 60-70% रिमूव हो चुका है, तो कहे कि हाँ। फिर वो क्या कि प्रेस्क्रिप्शन जो लिख रहे थे उसको रोक दिया उन्होंने और कहे कि इस पर दोबारा अप्लाई करो फिर से। फिर मैंने मेडिसिन लिया और अप्लाई किया, एक्सटर्नल लिया, ऐसे कॉटन से लिया और बाहर से अप्लाई कर दिया अफेक्टेड एरिया में। और जब अप्लाई किया तो फिर 15-20 मिनट के बाद वो लड़की उठी और कह रही है कि सर और इंप्रूवमेंट हुआ है, लग रहा है कि पहले जो 60% था वो 80% पर आ गया है और अब मैं अब आराम से पानी पी सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। फिर उसको बगल में दुकानें थी, वहां से उसको दूध मंगवाया गया, बिस्किट मंगवाई गई और वो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन उसको वो ले ली। इतना ही नहीं, उसके बाद वो क्या की कि बाहर निकली और कुछ घूमना शुरू की, कहीं अंदर से पता नहीं क्यों स्ट्रेंथ फील हो रहा है मेरे अंदर। ताज्जुब की बात हुई कि ये हो क्या गया, अपने लिए भी शॉकिंग था क्योंकि पहला केस था वो। और उसके बाद काम होने शुरू हो गए। उस पेशेंट के बहुत अच्छे रिस्पांस रहे, आज भी वो अलाइव है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो वो उससे बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके इशू भी हुए, 2 बच्चे हैं अभी, वो अभी गवर्नमेंट टीचर है, हाई स्कूल में पढ़ाती है वो लड़की, जो कि डेथ बेड पे पड़ी हुई थी, उसको मरने के लिए छोड़ा गया था कि अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। वैसे स्टेज में गैंग्रेनोल फोर्ट ने जो अपना रोल दिया, और भी मेडिसिन चले थे, एलाइड मेडिसिन, कुछ मेटाबॉलिक मेडिसिन या ऑर्गेनिक मेडिसिन जो चलते, लेकिन मेजर प्रॉब्लम उसका जो था, उसके बाद में उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ हुआ था। ट्यूमर जो थे, तीनों जगह के ट्यूमर
वो डिसॉल्व हो चुके थे। फिर भी हम लोगों ने कभी भी इस पर ये नहीं सोचा था कि इसमें एंटी इंफ्लामेटरी कैरेक्टर भी है इस मेडिसिन में। पेन तक दिमाग में आ रही थी बातें कि चलो इस पर पेन मैनेजमेंट पर काम किया जाए। उसके बाद हमें ऑडिट स्प्रूट के साथ मीटिंग हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के एचओडी हैं पेन एंड पैलिएटिव केयर की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर आप पेन एंड पैलिएटिव पर काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो रही है आपके साथ। अब फिर पेन को लेकर हमने टारगेट किया, लेकिन रिसेंटली अभी जो हमारे मंत्री महोदय के कुछ केसेस में काम हुआ और डॉक्टर सेन पाठक जिसमें पार्टिसिपेट किए थे उस केस में, उन्होंने भी देखा था और कहा था कि अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, लास्ट स्टेज है, हो सकता है कि 3 या 4 दिन रुकेंगे। और वैसे स्टेज में जो पेशेंट चिल्ला रहा था रात में चिल्लाता था, दिन में मतलब बुरी स्थिति थी मरीज की, और वैसे स्टेज में जब ट्रीटमेंट दिए गए और ट्यूमर जो था 75% ट्यूमर डिसॉल्व हुआ है विद इन 20-30 मिनट्स। ओपिनियन है पेशेंट का और उनके सारे अटेंडेंट का। फिर उस केस को देखा गया, तब डॉक्टर सेन पाठक ने जब मीटिंग की इस खास रिसर्च को लेके, इस गैंग्रेनोल फोल्ड को, कि मैं उसको देखना चाहता हूं कि एक्चुअली वो है क्या। जब मीटिंग हुई थी उनसे प्रॉपर वे में, तो एक उसमें मीटिंग में डॉक्टर सेन पाठक, यहाँ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसके डायरेक्टर डॉक्टर आर.के. ग्रोवर और भी बहुत सारे लोग, डॉक्टर अरुण झा उसमें थे, वहाँ के क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, बहुत सारे करीब 6-7 लोगों की टीम थी। उस बीच में मीटिंग हुई, इसका प्रेजेंटेशन हुआ था। तो डॉक्टर सेन पाठक ने एक चीज कह दिया था सिर्फ कि डॉक्टर साहब कभी कभी अल्टरनेटिव की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। मैंने कहा था कि सर जहां पर मान लीजिए कि कोई साइंस अगर फेल्योर हो रही है, वहां काम नहीं कर रही है, और वहां अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अगर 100% सक्सेसफुल हो रहा है, तो प्लीज हमें बार बार अल्टरनेटिव ना कहा जाए, क्योंकि अल्टरनेटिव का मतलब वैकल्पिक हो जाना, मतलब हमारे वैकल्प मतलब मेन हमें उसके विकल्प में आपको रखा गया है। तो ऐसा नहीं, जहां पर आप हैं वहां पर हैं, आप मेन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। बट जहां पे अगर हम मेन रूप से काम कर रहे हैं, जैसे भी पेन एंड पैलिएटिव केयर, वहां पर देखा जाए तो बहुत ही आगे बढ़ के काम कर रही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। और सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की टीम ने हर जगह जहां भी सेंटर हमारे चल रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर वे में एक ट्रेनिंग दी जाती है कि उन्होंने काम कैसे करना है। और खास करके अभी की जो स्थिति है, मैं बता दूं गैंग्रेनोल फोल्ड को ही लेकर, अभी मंत्री जी ने भी कहा कि डॉक्टर साहब आपके जितने भी सेंटर चल रहे हैं उस पर थोड़े से मतलब तरीके से काम हो हर जगह, क्योंकि आपकी निगरानी होनी चाहिए। क्योंकि जितनी बड़ी रिसर्च है, कि एक बात मैं बता दूं, इसे केवल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया गया है, इससे सिर्फ हमें पैसे कमाने हैं। क्योंकि अगर पैसा कमाना होता तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 3 बार रिक्वेस्ट लेटर लिखा था इस मेडिसिन के लिए कि डॉक्टर साहब ये क्या है इसका रिसर्च, वो हमें पता है। अब तो इसके पेटेंट के लिए फाइल हो चुकी है, इस रिसर्च की ऑलरेडी पेटेंट के लिए है, इसका टीएम वगैरह सब कुछ हो चुका है, रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, गैंग्रेनोल फोल्ड नाम भी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इसमें बहुत ये हम कहेंगे कि ये पैसे को बिल्कुल इधर ना रखें कि ये पैसा कमाने का एक जरिया है। पैसा तो एक अलग मैटर है, जब हम काम करेंगे तो नेचुरली ये पैसा बाई प्रोडक्ट होता है, वो तो आता नहीं है पीछे से। बट हमारा जो टारगेट होता है वो हमेशा इसके प्रमोशन और साइंस के प्रमोशन पे होता है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें रिसर्च डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए राइट दिया है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में आप रिसर्च करें, बहुत सारे ऐसे कभी कभी कमेंट आ जाते हैं कि गैंग्रेनोल फोल्ड की कीमत इतनी रखी गई है, उसकी कीमत पे ना जाए सबसे पहले तो, कि ये बेचने के लिए है ही नहीं। अभी तो स्थिति ये है गैंग्रेनोल फोल्ड की कि बहुत जगह पे कुछ लोग मतलब ऐसे हमारे यूजर भी है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर जो कि इसको यूज करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं कि अब जो हमारा ऑथराइज्ड यूनिट होगा, ऑथराइज्ड वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसके बहुत सारे नॉर्म्स बन गए हैं, अब लीगल नॉर्म्स, उसकी एक कॉपी मैं गवर्नमेंट को भी दे चुका हूं कि हम इस रूल्स के तहत हम काम कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी अब सेंटर रन करेंगे, उस सारे सेंटर को उस रूल्स को फॉलो करना होता है। अगर उस रूल्स में कहीं भी थोड़ी सी अगर बातें आ रही है तो अफिलिएशन जो दिया गया है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, फिर हम किसी भी बात की जवाबदेही सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र पे नहीं होती है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट, मैं बार बार कहता हूं कि पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर जो प्रोजेक्ट है वो सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की बॉर्न प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी प्रोजेक्ट।
और वो प्रोजेक्ट पर कोई भी अगर काम कर रहा है, वो काम जरूर कर रहा है बट प्रोजेक्ट वो मेरा है, ये बात को हमेशा गौर करेंगे, क्योंकि ना आप उसके एक्सपर्ट हैं, आपसे अगर दो सवाल करें तो भी आप नहीं जवाब, क्योंकि मैंने जितना ट्रेनिंग दिया आप उतना ही जानते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें, और जितने भी अब हमारे सेंटर चलेंगे वो सारे उस रूल्स के तहत चलेंगे, और ये मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उस सेंटर पर ही मिलेगी, क्योंकि इस मेडिसिन के जितने भी नॉर्म्स हैं, इसके हाउ टू यूज जानना बहुत जरूरी होता है किसी मेडिसिन का। अगर हम मैं डॉक्टर को दे रहे हैं इलेक्ट्रोपैथिक, तो हो सकता है कि इसका एप्लीकेशन प्रॉपर वे में ना हो पाए, और प्रॉपर वे में एप्लीकेशन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर वो बात आ जाएगी अपने सेहत पे, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र पे, कि सर आप जिस मेडिसिन को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं उसके रिजल्ट कहाँ है, नहीं मिल पा रहे हैं परफेक्ट। इसलिए क्या किया जाता है कि प्रॉपर वे में इसकी एक ट्रेनिंग दी जाती है, और कंप्लीट मैंने कहा ना एक रूल्स के तहत तो चलना ही है। अगर हम रूल्स के तहत चलेंगे तो कहा जाता है कि डिसिप्लिन ही हमें महान भी बनाती है। तो अगर हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं पेन एंड पैलिएटिव को छोटा सब्जेक्ट न लें। कैंसर के 80% केसेस में पेन एंड पैलिएटिव केयर की जरूरत पड़ जाती है, 80% केसेस को, आफ्टर कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। बचे 20%। अगर 20% के लिए इतने बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल बन सकते हैं, तो क्या हम 80% पर काम नहीं कर सकते हैं आगे बढ़ के? हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि पेन एंड पैलिएटिव में तो केवल दर्द को कम किया जाता है, यार ठीक नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट देखें कि हम किस सब्जेक्ट को लिए हैं। 4th स्टेज में, वैसे स्टेज में हमने केस को टेकअप किया है जहां पर कि पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर रखे हैं, और वहां पर हम कह रहे हैं कि नहीं, सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की वो रिसर्च इस लेवल पे काम कर रही है कि वहां भी क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक बार हमारे बहुत ही खास थे, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अभी एक काम तो बहुत अच्छा करते हैं कि लोगों को सुखद मौत दे देते हैं। हम कहने कि मौत से लोग इसीलिए डरते हैं कि मौत के समय तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। अगर रियली में अगर पता चल जाए कि हमें मौत के समय तकलीफ नहीं होगी, तो फिर मरने से कोई न डरे। यहाँ पे सिर्फ उस समय होने वाली तकलीफ से हम डरते हैं, और हमारी जो टीम है सिर्फ उस तकलीफ से ही निजात दिला देती है। और रही बात उसकी क्यूरेशन की, तो अगर उसकी वाइटलिटी, उसकी स्टैमिना अगर बरकरार है पहले से, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो कि लास्ट स्टेज में भी क्यूरेशन के स्टेज में गए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं। रही बात पेन एंड पैलिएटिव में क्लिनिकल डेटा की, तो पेन एंड पैलिएटिव में क्लिनिकल डेटा जो जहां तक की बात है, तो पेशेंट आते हैं, उन्हें दर्द हो रहा है, दर्द के लिए कोई टेस्टिंग हो नहीं सकती है, आएंगे वो लिख के दे सकते हैं, बहुत होगा तो अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वीडियो ओपिनियन दे देंगे, वर्बल ओपिनियन दे देंगे, या रिटन ओपिनियन दे देंगे कि मैं आया तो मुझे ये दर्द हो रहा था, आने के बाद क्या स्थिति हुई। अगर मैं उनका कोई इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए सोचूं तो ये फिर लैब का वर्क हो जाएगा, ये हमारे इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर का काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक लॉबी होती है जो कि इस पर काम करती है। गैंगलोर फोर्ट जब पहली बार गया था CDRI में टेस्टिंग के लिए, हमारे मंत्री जी ने ही भेजा था, तो वहां के डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ प्लांट्स ओरिएंटेड मेडिसिन को लिया नहीं जाता है टेस्टिंग के लिए, हमें आप देख लें, एक्चुअली भेजा तो गया है, फिर भी कहें कि जितना बड़ा सब्जेक्ट है ये, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उस जो उनके पास एनेक्सर लेटर गया था उसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया था। फिर उन्होंने, डॉक्टर राम विश्वकर्मा डायरेक्टर थे वहां के, उन्होंने गौर से पढ़ा उस लेटर को, और उसके बाद मेडिसिन को अपने टेबल पर बाय हैंड अपने हाथों से इसको रिसीव किया था, और कहा कि मैं इस पर काम करवाऊंगा। और 7 साइंटिस्ट इस मेडिसिन पर काम किए थे, 7 साइंटिस्ट गैंगलोर फोर्ट के CDRI के, और लास्ट में उनका ओपिनियन आया था, वर्बल ओपिनियन भी था और कुछ रिटन ओपिनियन। वर्बल ओपिनियन भी आया कि डॉक्टर साहब एक्चुअली हमारा जो प्रोटोकॉल था यहाँ का वो बहुत ज्यादा सूट नहीं कर पाया, मतलब हम जिस लेवल पे काम कर रहे थे और आपकी मेडिसिन जिस लेवल पे है वहां हम मैच नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हमने काम किया है इस पर। और जब हम एनिमल टेस्टिंग इसकी कर रहे थे तो इसमें हमें बहुत ज्यादा कुछ रिजल्ट मिल रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट बात की जाती है कि 80%, 70%, 90%, वो रिजल्ट हमें नजर नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर भी हमने इसका दिया है अपना ओपिनियन कि इसके क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि मैंने साफ जब उनसे मीटिंग की तो मैंने कहा था कि ह्यूमन के सेंसेस में और एनिमल के सेंसेस में बहुत फर्क होते हैं।
दोनों में इतने फर्क होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो पेन मैं फील कर रहा हूं वो एक एनिमल भी फील करेगा, बंदर भी फील वही करेगा और चूहे भी वही फील करेंगे। तो ये फीलिंग होती है। तो इसके क्लिनिकल जब ऑलरेडी ये प्रूफ हो चुका है कि ये मेडिसिन जो होती है वो नॉन पॉइजनिंग होती है, साइड इफेक्ट इसके हेल्दी बॉडी पर किसी भी तरह के नहीं होते हैं, तो फिर इसकी क्लिनिकल ट्रायल डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स पर कराया जा सकता है। और नहीं अभी भी अगर कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ अल्कलाइड पार्ट हो सकते हैं जो कि हार्मफुल हैं, तो सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इस मेडिसिन के टेस्ट ये कर ले। ये ना टेस्ट करे कि इसमें है क्या, ये टेस्ट करे कि इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट्स है जिससे कि एक ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो टेस्ट कर ले सिर्फ। अगर कोई वैसा एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है फिर इसको ह्यूमन बींग पर दे दे या ट्रायल करें इसको। डबल ब्लाइंड ट्रायल टेस्ट के लिए सीडीआरआई ने भी भेज दिया था। उस समय आयुष में मैं गया था, बट उस समय शायद हो सकता है कि वक्त ना आया हो, क्योंकि हर चीज का वक्त होता है एक। और गैंग्रेनोल फोर्ट की जहां तक बात है तो गैंग्रेनोल फोर्ट अब बहुत आगे निकल चुका है। उस दिन की मीटिंग में डॉक्टर कटोच साहब से भी बात हुई, और जब उन्होंने सुना इस मेडिसिन का एक्शन, हमसे तो सुना ही, उसमें हमारे मिनिस्टर साहब थी इतना बोले इसके बारे में, गैंग्रेनोल फोर्ट के बारे में, कि गैंग्रेनोल फोर्ट मेडिसिन सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र की इजाद की हुई है। हमारे मित्र डॉक्टर सिन्हा जो 15 सालों से मैं देख रहा हूँ इस साइंस पर काम करते हुए इनको, कि ये मेडिसिन किस तरह से काम कर रही है। और फिर अपने बहुत सारे जो निजी केसेस थे उसका भी उन्होंने हवाला दे डाला वहां पे, कि ऐसे ऐसे केसेस पर तो मैंने अपनी आंखों से बैठ के देखा है कि मैं ऐसे बैठा हूं, सामने ट्रीटमेंट हो रहा है और 15 मिनट 20 मिनट में मैं शॉक होकर खड़े हो जाता हूं सोफे से। ये क्या है? रियली में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रिजल्ट ऐसे ही होते हैं कि सामने वाला जो बंदा होता है वो शॉक हो जाता है देखकर, ये हो क्या रहा है। और गैंग्रेनोल फोर्ट का जो जर्नी है, इसके जो मेन इन्वेंटर कहे डॉक्टर केपी सिन्हा, स्टेटमेंट तो मैं देते रहता हूं हमेशा इसके बारे में, बट इसकी जो 110% जो क्रेडिट अगर जाती है तो हमारे अनुसंधान केंद्र सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर केपी सिन्हा जी को। उनका ये 45 ईयर्स 50 ईयर्स का अपना, कहा जाता है ना, एक छोटा सा, मैं एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा कि एक पेंटर था, आर्टिस्ट, तो उसके पास एक बच्ची गई और बोली कि सुनिए ना सर, इससे पेपर पे कुछ बना दीजिए। बस उन्होंने पेंसिल उठाया और यूं ऐसे करके बना दिया छोटा सा। वो क्या की कि उस ले जाकर उस पेज को, और एग्जीबिशन लगी हुई थी पेंटिंग की और आर्ट गैलरी, उसमें लगा दिया। वो डॉलर में, कई डॉलर में वो बिक गई। अब वो सोचने लगी कि इन्होंने कुछ किया तो था नहीं, बस पेंसिल उठाया था, यूं यूं ऐसे किया। अब उनके पास जबरदस्ती गई और कही कि सर मुझे कुछ नहीं सीखना है लाइफ में, मुझे सिर्फ ये सिखा दीजिए कि ये कैसे बनाया आपने, क्योंकि आपने बिना मन के जब बना दिया और ये हजारों डॉलर में बिकी है तो मैं तो थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊंगी, आप अगर थोड़ा सा मुझे गाइड कर दे तो कहते कि बेटा इसको बनाने में मुझे 50 साल लगे हैं, तुमने जो देखा है ना ये बिल्कुल 10 सेकंड में काम होते हुए, ये 10 सेकंड काम को करने में मुझे 50 साल लगे हैं, तो तुम्हें भी 50 साल देना पड़ेगा तब तुम इस स्टेज पर आ सकती हो। आज सेम गैंग्रेनोल फोर्ट के साथ ये स्टोरी होती है। अक्सर आती है कि सर गैंग्रेनोल फोर्ट में आपने क्या कर दिया है, गैंग्रेनोल फोर्ट में क्या बनाया। अरे ये 40 साल 45 साल 50 साल का अपना एक्सपीरियंस है। मैं किसी डॉक्टर के साथ कहता हूं, अगर उसकी अपनी कोई भी अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट से हम लाभ उठावें, उस अचीवमेंट को हम प्रमोट करें, किसी भी डॉक्टर के, लोगों के बीच में लाएं। हम वो ना करें कि जो नहीं, वो सामने वाला नहीं चाहता है कभी भी। हम क्यों, जो 50 साल की अपनी, उसकी अपनी अचीवमेंट है, उसको अगर इतनी आसानी से हमें सब कुछ करनी हो, तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो बार बार पूछा कि डॉक्टर साहब आपने बनाया कैसे है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के 3 बार रिक्वेस्ट लेटर आ चुके थे, रिटन, सारे रिटन एविडेंस है, विदाउट एविडेंस में कोई भी बातें नहीं कर रहा हूं। रिटन स्टेटमेंट आए थे 3 बार, और बार बार पूछा जा रहा था कि इसका प्रोटोकॉल क्या है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये समझा दे मुझे। 2 मेडिसिन सैंपलिंग की गई थी वहां पे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि कैंसर के फील्ड में काम कर रही है। और उसके बाद जो फीडबैक मिले थे वहां पे, शॉकिंग फीडबैक। 6 पेशेंट पे मेडिसिन अप्लाई हुई थी और रिजल्ट उसको 100% मिले थे। कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो कि कह दे कि हमें रिलीफ नहीं मिला है। अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है इससे, मतलब कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, या तो हमें एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और बातें हैं वहां पे, क्योंकि मेडिसिन अपने आप में परफेक्ट बन चुकी है। और
आई होप कि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को बहुत आगे तक ले जाएगी, बहुत आगे तक। डॉक्टर साहब, मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी और अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि सन 74 में डॉक्टर केपी सिन्हा जी ने ये मेडिसिन बना ली थी। यस। तो उस समय के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने बार बार कहा कि 74 में नींव पड़ चुकी थी इस मेडिसिन की, बना ली थी नहीं। अच्छा। उस समय इसकी नींव पड़ी थी, क्योंकि देखिए कोई भी बातें जैसे ही मेरे ब्रेन में आती है ना कि हमें ये काम करना चाहिए, रियलिटी ये होती है कि अगर सही तरीके से अगर उस समय आ गई तो काम तो उसी दिन हो जाता है। ठीक है। रही बात सामने आने की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको बच्चे का, कि फादर मदर जो होते हैं जिस दिन ये सोच लेते हैं कि हमें बच्चा चाहिए अगर दिल से, तो नींव तो उसी दिन पड़ जाती है बच्चे की। ये 9 मंथ का जो पीरियड होता है ना, ये प्रोसेसिंग आवर है। तो ये जो आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करी वो 99 में आपने करी? यस, मैंने अपनी हाथों से करी। ये सुमन प्रसाद जी का नाम बता रहे थे। यस, सुमन प्रसाद जो पेशेंट थी, उसके ऊपर आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई करी। इससे पहले भी एप्लीकेशन हुए होंगे नो डाउट, बट मैं अभी बैठ के बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो एक्सपीरियंस शॉकिंग था। और उसके बाद से तो मेरा क्वालिफिकेशन कुछ अदर फील्ड से भी रहा, और खास करके सब्जेक्ट यही रहा मेरे लिए। और मैंने एमबीए किया इसी वर्क के लिए कि मुझे इसको उस लेवल पर ले जाना है जहां से कि शायद सबको सोचना। आपने आपके इंटरव्यू से ये भी जाना कि काफी सारे एलोपैथिक डॉक्टर भी इसके फेवर में हैं। बिल्कुल। और अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी है उसने भी इसे रिकॉग्नाइज करा और 3 बार आपको लेटर दिया, रिक्वेस्ट लेटर दिया। यस। और लेकिन एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, उसके बावजूद भी अल्टरनेटिव मेडिसिन से कहा जा रहा है, और आपने डॉक्टर सैन को, आई थिंक पर्टिकुलरली डॉक्टर सैन को, ये सैन पाठक को कहा कि इसे अल्टरनेटिव मेडिसिन ना कहें। बार बार ना कहें, सपोज करें, क्योंकि अधिकतर हम ये देखते हैं एलोपैथी वाले क्या करते हैं, हर चीज को अल्टरनेटिव है, कि हमसे नहीं हो रहा तो चलो आप इस केस को हैंडल कर ले। लेकिन आपने ये जो बात कही कि हमारी साइंस को अल्टरनेटिव मेडिसिन ना कहा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के लिए और आयुर्वेद के लिए भी, योगाचार्यों के लिए भी। क्योंकि हर बार अल्टरनेटिव मेडिसिन कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ कर नहीं सकते। कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मैं मेन बैठा हूं काम करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा तो आप करें, आप अल्टरनेटिव हैं। और उसके बाद हमने ये भी देख रहे हैं कि ये जो आपने कुछ दवाइयों के नाम बताया, जैसे मॉर्फिन, या जो भी नार्कोटिक्स ड्रग्स होती है जो वर्क नहीं कर पा रही पर्टिकुलर पेशेंट्स पर, वहां पर ये सिर्फ आपको खानी भी नहीं पड़ती या ड्रिंक भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ आप अप्लाई करते हैं और ये काम कर जाती है। तो ये तो बहुत अचंभे की बात है। नहीं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म है जी, इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम कहते हैं, आप सपोज करें कि हमें अगर करंट लगाने की किसी की जरूरत हो तो उसे अंदर देने की जरूरत नहीं होती, हम तार को अगर बाहर निकाल दे, टच करेंगे, करंट आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का कैरेक्टर है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में जो मैटी ने 2 मेडिसिन बनाई थी, अभी मैं एक बुक की स्टडी कर रहा था, बहुत सारे लिटरेचर अपने पास ओरिजिनल आ चुके हैं, मैं एक बुक की स्टडी कर रहा था, तो उसमें लिखा है कि मैटी ने जो लिक्विड मेडिसिन बनाई वो बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस पर बनाई थी, बट उन्होंने जो ग्लोबुलर मेडिसिन बनाई 32 मेडिसिन, वो आज तक सीक्रेट है कि वो क्यों बनाई थी। ऐसी बात नहीं थी कि 5 उन्होंने लिक्विड में बना दी थी और उसके बाद उनके पास डिस्टिल वाटर की कमी हो गई थी, कि मजबूरन उन्होंने गोलियों में बना दिया। ग्लोब्यूल्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बना। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म एक्चुअली सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र ने इस रहस्य को ओपन किया कि जो ग्रेन्यूल्स वाली ग्लोबुलर वाली मेडिसिन थी, मैटी ने बनाई क्यों थी, क्योंकि जैसे ही उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली मेडिसिन थी फॉर्म, उसकी स्टडी जब शुरू की बायो इलेक्ट्रिसिटी, तो देखा कि ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ही जो है वो एनर्जी का वर्ड है। और एनर्जी का जो दूसरा पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फॉर्म, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी जाती है। तो अगर एनर्जी कंप्लीट साइंस है, इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर एनर्जी है, तो एक पार्ट उन्होंने ले लिया है, तो फिर इसका जो पोटेंशियल फॉर्म है वो क्या है। तब देखा कि नहीं, जो उन्होंने 2 तरह की मेडिसिन बनाई थी एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म थी, कि उसे जब भी उन्हें जरूरत होती थी काइनेटिक फॉर्म में लेने की तो उसको डाइल्यूट कर देते थे, अदरवाइज पोटेंशियल फॉर्म में लेनी होती थी तो उसे डायरेक्टली कर देते थे। डॉक्टर साहब, आपने एक बात और बताई कि ये जो मेडिसिन अप्लाई करने का तरीका है, ये पर्टिकुलरली आप जिस सेंटर भी ऑथराइज करते हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है, तो इसका भी कोई पर्टिकुलर वे होता है इसे अप्लाई करने का? या एप्लीकेशन की एक्चुअली एक ट्रेनिंग होती है प्रॉपर जी, और कंडीशन कि हमें किस स्टेज में अप्लाई करने हैं और कैसे करने हैं और कहाँ करने हैं, स्टेजेस का भी ध्यान रखना पड़ता है। स्टेज भी देखना होता है और कितनी देर करनी है, टाइमिंग
टाइमिंग भी मायने रखता है। तो इट नीड्स प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर दैट। बिल्कुल, अगर हम ट्रेनिंग अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हम 100% इसका आउटपुट नहीं ले सकते, नहीं ले पाएगा आउटपुट। और अब तो मैंने इसको रूल्स के तहत बांध दिया, बिल्कुल लीगल फॉर्मेट बिल्कुल तैयार लीगल हो गया। फॉर्मेट है, वो लीगल जो कॉपी है वो हमारे गवर्नमेंट को भी दी जा चुकी है कि हमारे सिन्हा इलेक्ट्रो अनुसंधान केंद्र जो है वो इस रूल्स के तहत उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बन चुकी है। अगर कोई भी ऑथराइज्ड होगा यस वही इसे इस्तेमाल करेगा, और वो भी अकॉर्डिंग टू रूल। यस नहीं, होता क्या ना, इसका एप्लीकेशन कोई भी कर सकता है, हमारे और भी यूजर कर सकते हैं, लेकिन जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा उनसे, हो सकता है कि हमारे सेंटर सपोज करें कि पूरे इंडिया में 50 ही चल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि 50 लोग ही यूज करेंगे, इसके इलेक्ट्रोपैथिक भी कर सकते हैं, बट उनके लिए मैं बाउंडेड नहीं हूं कि मैं उन्हें मेडिसिन दूंगा ही, क्योंकि जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा उनसे कि जहां मैं ये मेडिसिन दे रहा हूं वहां पे प्रॉपरली काम हो रहा है, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट से मतलब है, हमें इसका आउटपुट चाहिए। गवर्नमेंट भी आउटपुट देखना चाहती है। गवर्नमेंट जो 13 फरवरी की लेटर लिखी है उसमें साफ लिखा है कि आप अपने हर विकास की गतिविधियों से हमें अवगत कराते रहें, हर विकास की गतिविधि, तो ये हमारी डेवलपमेंट की गतिविधि है, विकास की गतिविधि, तो इसे भी हमें अवगत कराना होता है, और इसे हम बहुत ही बारीक तरीके से अब फूक फूक के कदम बढ़ाना चाहते हैं। इससे अब कोई भी अब खिलवाड़ नहीं, पहले जितना हुआ जिसको मर्जी किया ले गया, आराम से हुआ, लेकिन अब जो भी होगा वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में होगा, लीगल फॉर्म में होगा। और डॉक्टर ये मैं जानना चाह रहा था, आपने कहा था रिक्वेस्ट लेटर आया था अमेरिका से भी थोड़ी देर पहले आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट या वो जो सोसाइटी थी वो आपसे क्या चाहती थी? अमेरिकन कैंसर सोसाइटी 3 बार पहली बार रिक्वेस्ट लेटर भेजी तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया था, फिर दूसरी बार आपने उन्हें पहले ये अप्लाई करने के लिए दे दी थी? नो, पहले उसको जानकारी मिली होगी कहीं से। अच्छा, उनको कि सिन्हा इलेक्ट्रो होमियो अनुसंधान केंद्र इस लेवल पे कुछ काम किया है, क्योंकि मतलब आपने नहीं भेजी थी? नहीं, हमने कोई जानकारी नहीं भेजी थी, अपने आप पता चला, और सोर्सेस होने हो सकता है कोई और सोर्सेस हो, क्योंकि देखिए जब हम किसी फील्ड में काम करते होते हैं ना, और जब हमारे वर्क अगर पीक पे जा रहा है तो हमें नहीं पता होता कि हमारे ऊपर किस किस की नजर है। ऐसे लोगों की भी नजर होती है जिन्हें हम खुद नहीं जानते हैं। आज सपोज करें कि यहाँ से बैठे बैठे काम हुआ और डॉक्टर सेन पाठक जैसी शख्सियत ने जब रिजल्ट देखा तो कहा था ट्रेमेंडस, वर्ड यूज किया इसके लिए कि ट्रेमेंडस रिजल्ट है, ये हो नहीं सकता है। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये केवल आप पेन पे बातें कर रहे हैं, उन्होंने उस दिन क्लियर किया था कॉन्सेप्ट कि आप जिस पेन पर केवल काम करने के लिए सोच रहे हैं, एक्चुअली आपकी मेडिसिन में एंटी इंफ्लामेटरी कैरेक्टर भी है, और पूरे वर्ल्ड में कैंसरस ट्यूमर के लिए एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन कोई अभी नहीं बनी है, और ना अभी काम हो रहे हैं कोई भी, जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं जहां जिस जगह पे बैठा हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, 22,000 उसमें एम्प्लॉई हैं। कहां पर है डॉक्टर? एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर है, टेक्सास यूनिवर्सिटी की, अच्छा, यूएस की। अच्छा, तो डॉक्टर सैन को फर्स्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से मिले कि आप ये मेडिसिन बना रहे हैं? वो तो यहाँ मिनिस्टर साहब के केस में उनको, अच्छा, वो मिनिस्टर साहब के केस में जानकारी मिली, और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी को किसी अदर सोर्स से जानकारी मिली थी, तब उन्होंने मेल किया था मुझे कि डॉक्टर साहब अपने आप ट्रीटमेंट प्रपोजल को भेजें। फिर मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर उसका मांगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसकी जानकारी मुझे दे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। लास्ट में मेडिसिन तक मांग लिया तीसरी रिक्वेस्ट लेटर में कि प्लीज सर मेडिसिन तो सैंपल कर दें, आप मेडिसिन भेज दें मुझे। फिर मैंने 2 फाइल की सैंपलिंग की थी, यहाँ से स्पीड पोस्ट किया था, सारे डेटा हैं अपने पास, और उसके बाद उन लोगों ने जो रिजल्ट लिए उसके बाद बातें कुछ अलग हुई, और फिर उसके बाद मतलब वो क्या चाहते चाहना, देखिए होता क्या है कि अभी क्या हो रहा है हमारी इलेक्ट्रोपैथी में, वो तो बहुत बड़ी शख्सियत होते हैं जहां पे बैठे हैं, हमारी इलेक्ट्रोपैथी में भी ऐसी मानसिकता है कि गैंग्लोर फूड जैसे ही आई, रिजल्ट हमने लिया तो तुरंत दिमाग में आता है कि यार ये बनी कैसे है, ये हर व्यक्ति जाएगा ये बनी कैसे है। तो जब हम इतने छोटे लेवल पर एक कमरे में बैठ के क्लिनिक चलाकर हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये बनी कैसे है, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैंसर के फील्ड में काम कर रहा है, क्या वो नहीं सोच सकता है कि ये बनी कैसे है। और बनी कैसे है, जब इसको बनाने में 40 साल 50 साल समय लगे हैं जिस काम को करने में, वो इतनी आसानी से, इसके लिए तो हमारे मिनिस्टर साहब ने ही रोक दिया था। अच्छा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, कि हमारे इंडिया के श्री अश्विनी कुमार चौबे जी ने, मैंने बार बार क्यों बोलता हूं कि वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, और हार्डली मैं रहूं या ना रहूं उस जगह पे, लेकिन आप अगर बैठ जाए एक
मतलब एक थर्ड पर्सन भी बैठ जाए वहां पे तो वो गैंग्रेनोल फोल्ट की और सिन्हा इलेक्ट्रोमेट संधान केंद्र की चर्चा कर डालेंगे, इलेक्ट्रोपैथी की चर्चा कर ही डालेंगे, कोई हो या ना हो। ऐसा नहीं कि मेरे सामने वो बोलते हैं अगर ऐसा, ये भी नहीं होता है, वो पीठ पीछे भी ऐसे ही क्योंकि उन्होंने रिजल्ट अपने सामने देखा सैकड़ों मरीजों पर। पहले तो ऐसी स्थिति होती थी जब बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे कि वो बाई एयर आते रहते थे दिल्ली और पता चला कि मेरे बगल में जो बैठा हुआ है वो कैंसर का कोई पेशेंट है या उसका अटेंडेंट है, बातचीत से पता चल गया तो उसको वो आ रहा है एम्स में दिल्ली दिखाने के लिए, कहते थे कि अरे पटना में हमारे डॉक्टर सिन्हा एक मित्र है इलेक्ट्रोपैथी से, वहां जाकर दिखाओ, और यहाँ दिखाने तक नहीं देते थे, जाकर फिर पटना वो आता था पेशेंट। बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनके कॉन्फिडेंस का, क्योंकि देखिए मंत्री जी ना हमारे रिलेटिव हैं, रिलेटिव कहते किसको हैं, हित तो है ही बेचारे, हितैषी हैं हमारे, जब इतना कर रहे हैं तो हितैषी ही होंगे, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो किसी तरह के रिलेशन नहीं है हमारे। और जो अगर कोई भी इतनी बड़ी पोस्ट पे होगा, बिल्कुल अगर वो किसी मेडिसिन को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब उसने रिजल्ट देखे तभी कर रहा है। हाँ, उसको रिलेशन को बाउंड करके नहीं कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट पे कोई भी व्यक्ति ऐसे डिसीजन नहीं लेगा। हमारे कटोच साहब के सामने जितना बोल्डली उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि शायद अभी तक हमारे किसी मिनिस्टर ने इतना बोल्डली इलेक्ट्रोपैथी के लिए स्टेटमेंट नहीं दिया था, और हमें लग रहा है कि अगर इस तरह का अगर कॉन्फिडेंस है जैसा है अभी, कटो साहब जी भी बहुत सेटिस्फाइड हैं, कटो साहब बहुत मतलब इतने रिलायबल, मतलब उनके बारे में बोलना शब्द कम पड़ेंगे अगर रैली में अगर देखा जाए तो। या मुझे जहां तक लगता है कि हमारी पूरी आईडीसी टीम ऑनेस्ट है, पूरी आईडीसी की टीम जितनी 22 की है वो सारी ऑनेस्ट है। कमजोरी हमारी है कि हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा, बिल्कुल वो हमारी कमजोरी है। वहां सब देने के लिए बैठा है, हमें लेने नहीं आ रही है। कह रहे हैं ना कि बारिश जब होती है तो हमें जो पानी अगर लेना होता है ना तो वो कटोरे को या जो भी प्लेट होते हैं ना बिल्कुल ऐसे करके रखना होता है लेने के लिए। हमने क्या किया ना कि गए हैं बारिश में बिल्कुल यूं करके रखे हुए हैं, और जब आते हैं तो कहते हैं कि यार एक बूंद भी पानी स्टोर नहीं हुआ है। अरे बर्तन तो ठीक कर लेते, प्रेजेंटेशन तो तरीके से हो जाए, काम क्यों नहीं होगा जब ये वर्ल्ड की इकलौती मेडिकल साइंस है। हमारे सारे चिकित्सक ये बोल रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे डिजीज पे काम कर रहे हैं जहां पर कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता है, और उसके बावजूद भी हमें इंटरव्यू की जरूरत पड़ रही है, इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ रही है। अगर कभी पढ़ भी गई तो इतना बोल्डली हम फेस करें उस इंटरव्यू को कि शायद सामने वाले के पास क्वेश्चन हो। मेरे एक गुरु रह चुके हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, उनके मैनेजमेंट गुरु के नाम से उनको जाना जाता है, डॉक्टर MS खान। जब मैं MBA कर रहा था तो हमारे HODs थे, तो मैंने उनके इंटरव्यू देने का एक स्टाइल देखा था बहुत ही पिकुलियर। अभी बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में डीन है वो लखनऊ में, तो वो जब इंटरव्यू उनकी हुई थी वहां पे तो उन्होंने पूरे करीब 40-50 की टीम बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए। बोले कि प्रभात जी मैंने इतना बड़ा टीम आज तक नहीं देखा था जो कि इंटरव्यू लेने के लिए बैठी है 50, और मुझे बुलाया गया तो हमसे पूछा गया कि आपसे क्या पूछा जाए, यही पूछा गया था। मुझे से पूछ रहा है लोग या आपसे क्या पूछा जाए। तो मेरी आदत शुरू की रही है इंटरव्यू देने की वैसे ही, तो मैंने कहा कि सर मैं स्टूडेंट तो हूं नहीं कि आप मुझसे पूछेंगे, मैं शुरू से प्रोफेसर का काम किया हूं, तो ये कहिए अगर कोई सब्जेक्ट है तो दे दीजिए, मैं आधे घंटे क्लास ले रहा हूं यहाँ पे, और आप लोग को अगर उसमें कुछ क्वेश्चन होगा तो फिर पूछ लेंगे। उन्हें वहां पे टाइम मैनेजमेंट दिया गया कि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में आधे घंटे ब्रीफ करने हैं। आधे घंटे क्या 45 मिनट तक वो पढ़ाते रह गए टाइम मैनेजमेंट, और पूरी इंटरव्यू की टीम, क्योंकि एक्सपर्ट थे अपने फील्ड के लिए, पूरी इंटरव्यू की टीम वहां पे बैठी रही और लास्ट में सबने क्लैपिंग किया। क्वेश्चन नहीं हुआ वहां पे कोई भी, क्योंकि जब शुरू में ही हो गया कि सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है अपने फील्ड का, तो हम फिर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं। जब वो एक्सपर्ट है मतलब कि मैं लेमैन हूं उस फील्ड के लिए, सीधी सी बात है। तो वो जो समझा रहा है मैं अपने दिमाग से, मेरी जितनी सोच है मैं समझने की कोशिश करूंगा। सिर्फ जहां मुझे प्रॉब्लम आएगी समझने में तो मैं कहूंगा कि ये बातें आपकी समझ में नहीं आई, तो हो सकता है कि वो और एग्जाम्पल देके समझाए, दूसरा एग्जाम्पल दे, तीसरा दे, 500 एग्जाम्पल देगा अगर वो एक्सपर्ट होगा तो, लेकिन वो समझा के रहेगा। ये एक्सपर्ट की क्वालिटी होती है। तो हमें आईडीसी के पास बीइंग एक्सपर्ट हमेशा बन के जाना चाहिए, जाए तो एक्सपर्ट बन के, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे ओवर टैलेंटेड हैं अपनी अपनी फील्ड के, इलेक्ट्रोपैथी के नहीं। हमें इलेक्ट्रोपैथिक एक्सपर्ट बन के जाना है, और इसका रिजल्ट जो होगा वो तो। चलिए डॉक्टर साहब, आपने हमें गैंग्रेनोल 40 के बारे में काफी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।